हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस सारे टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो ये जो पेपर है आपका, ये है 80 मार्क्स का और ये आपका डिवाइड है 4 यूनिट्स में। तो जो सबसे पहली यूनिट है आपकी वो है ये वाली, जिसके अंदर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। एडोलेसेंस के बारे में पूछा है इसके अंदर, एडोलेसेंस की अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम, पेरेंटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी क्या होती है उसका मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो आपकी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड 4 है उसके अंदर आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी हुई है। यहाँ पे आपके पास 3 थ्योरी है। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक्सन, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग। तो इनमें से आपके पास कोई भी एक थ्योरी आपको अटैम्प्ट करनी होती है। पेपर के अंदर आपके पास और करके 2 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। यूनिट 3 में आपसे पूछा हुआ है इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। उसके बाद है क्रिएटिविटी क्या होता है, उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग क्या है, थिंकिंग, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड थिंकिंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, टाइप ऑफ मेमोरी क्या क्या होती है। और जो यूनिट 4 है इसके अंदर पूछा हुआ है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ मार्जिनलाइजेशन इन स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका कुछ सिलेबस था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 1 से लेके। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके पास यहाँ पे। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए, इसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर और स्टेजेस क्या क्या है। इसके बाद जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल ये 4 नंबर में पूछ लेते हैं और 16 नंबर में भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनमें से भी आ जाता है आपके पास एडोलेसेंस और पर्सनैलिटी, ये दोनों भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। लेकिन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और पेरेंटिंग स्टाइल है ये मोस्टली पूछा जाता है, तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से करके जाना। इसके बाद जो है यहाँ पे वो है आपका यूनिट 3 में, यूनिट 2 के अंदर यहाँ पे आप ये तीनों थ्योरी में से कोई भी 2 थ्योरी कर लेना जो आपको ईजी लगती है, या तो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इसके बाद जो एरिक्सन थ्योरी है या कोहलबर्ग थ्योरी है, इनमें से कोई भी एक थ्योरी कर लेना। ये तीनों की तीनों आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है यहाँ पे जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 के अंदर से पूछा जाता है यहाँ से कि इंटेलिजेंस के बारे में, फैक्टर इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ थिंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यूनिट 4 है इसके अंदर से पूछा जाता है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कभी इसमें फैमिली का पूछ लेते हैं, कभी स्कूल का पूछ लेते हैं, कम्युनिटी का पूछ लेते हैं, किसी का भी पूछ लेते हैं। ये 16 मार्क्स में आते क्वेश्चन। और रोल ऑफ मीडिया क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए मीडिया कैसे हेल्पफुल है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाने हैं। अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 1 से। तो जो हमारा पहला है यहाँ पे वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड फैक्टर एंड स्टेजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है या आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो यहाँ पे मैंने ऊपर अपना नंबर लिखा हुआ है, अमन खान 7347214044। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे से आप PDF ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। आगे इन्होंने पूछा कि भाई जब पेपर आता है तो 16 मार्क्स में आपने अटैम्प्ट करना होता है तो वहाँ पे डेफिनेशंस लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इसे डेफिनेशन लिखी है ना, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ग्रोथ यूजली रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज़ एंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डेफिनेशन लिखी है तो आपको ये एज इट इज़ याद करनी है। और अगर आप भूल भी जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको डेफिनेशन ज़रूर लिख के आनी है, क्योंकि KUK में कंपलसरी है कि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है, 2 से ज़्यादा या मिनिमम 2 तो लिखनी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई कौन कौन से फैक्टर आपके डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सेक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, रेसेस, एक्सरसाइज और भी बहुत सारे, वो सारे आप अपने आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। अब भाई 2 बंदे हैं, 2 बंदों की ग्रोथ हो रही है, क्या उनकी ग्रोथ बराबर होगी?
क्या उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद आके सेम एज में रुक जाएगी? क्या वो सेम ग्रोथ को फॉलो करेगी? क्या उनकी हेरिडिटी सेम है? क्या उनका एनवायरनमेंट सेम है? वो सब सेम नहीं है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो ग्रोथ क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलते रहता है। जब तक बंदा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो ग्रोथ है ये क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। हर किसी के अंदर अपनी ग्रोथ का क्या होता है? अलग अलग रेट होता है। कोई जल्दी ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट किसी के अंदर जल्दी हो जाती है, और किसी के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट थर्ड है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक ऑर्डर फॉलो करती है। अब ये तो है नहीं कि भाई बच्चे को पहले सीधा टेबल आ गया 15 का और उसके बाद वो नंबरिंग सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, या बच्चे को चलना सीखना है, तो ये तो है नहीं वो पहले चलना सीखेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलेगा। तो बच्चा क्या होता है, पहले चलते चलते गिरता है, फिर सहारा लेके चलता है, फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करता है ना। तो ये क्या आता है? एक ऑर्डर अरेंजमेंट फॉलो करता है, ऑर्डरली पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मिटी से डेवलपमेंट होती है ग्रोथ। अब ये तो है नहीं कि हाथ बढ़ रहे हैं तो लेफ़्ट हाथ ज़्यादा जल्दी बढ़ गया और राइट हैंड थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या होता है? एक ऑर्डरली और यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न ये फॉलो करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जिस आपकी जो हेरिडिटी है, आपके पूर्वज कैसे थे, आपके माता पिता कैसे है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप आगे कैसे बनोगे। और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो ये कह रहे हैं हमें कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना, वो मैचुरेशन के कारण भी आती है। अब बंदा भाई जितना ज़्यादा समझदार होता है उसके अंदर डेवलपमेंट और जल्दी होती है। अब कहते हैं ना, इतना बड़ा हो गया तेरे अंदर अभी भी समझ नहीं है, तू क्या सीखेगा? ऐसी तो क्या कह रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन लर्निंग, बंदा जितने ज़्यादा मैच्योर होता रहता है वो उतना ज़्यादा सीखता रहता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। अब क्या है डिफरेंशियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो जेंडर के बेसिस पे भी क्या होता है, डेवलपमेंट अफेक्ट पड़ती है हमारी। जो मेल्स है, मेल्स के अंदर डेवलपमेंट क्या होती है? स्लो होती है और थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलती है। लेकिन जो फीमेल है उनके अंदर क्या होता है? बॉयज़ के कंपैरिजन जल्दी मैच्योर्डनेस आ जाती है और वो क्या होती है? जल्दी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड होती है। अब ये तो है नहीं कि भाई बंदे के अंदर पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगी, बाद में सोशल डेवलपमेंट होगी। तो जितनी भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल है डेवलपमेंट है, ये इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होती है। ये एक साथ मिलजुल के सारी चीज़ें आपस में डेवलप होती रहती है। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब छोटा बच्चा पैदा हो रहा है भाई, अब हमने क्या बोला था, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये क्या है? वोम टू टोम्ब है, ठीक है। मतलब कि मम्मी के पेट से लेके जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये क्या चलती रहती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी चलती रहती है। तो इसलिए हमने इसको कितने भी पार्ट्स में बांट दिया? 5 पार्ट में बांट दिया। एक है प्रीनेटल पीरियड, जिसके अंदर जो बच्चा है वो कहाँ रहता है? माँ के पेट के अंदर रहता है। उसके बाद है इन्फेंसी यानी बर्थ से लेके 3 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड 3 से लेके 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 और एडोलेसेंस 11 से 19 साल तक। तो हमने यहाँ पे इन सब के अंदर बांट दिया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पेपर में 16 मार्क्स का है और आपको शीट्स भरनी है तो आप यहाँ पे इन सबको अंदर ही अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने प्रीनेटल पीरियड ले लेना है, इसके अंदर आपने लिखना है फिजिकल ग्रोथ कैसी होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ कैसी होती है, इमोशनल, सोशल, मेंटल, इमोशनल। अब छोटा बच्चा है, वो मम्मी के पेट के अंदर है, क्या उसके अंदर फिजिकल ग्रोथ होगी? क्या उसके अंदर कॉग्निटिव ग्रोथ होगी? क्या उसके अंदर मेंटल ग्रोथ होगी? क्या उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई जब वो प्रीनेटल पीरियड में है उसके अंदर ये सारी डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन जब वो हमारा इन्फेंसी पीरियड में आएगा तो हम देख सकते हैं उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है कि उसकी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ेगी, उसके दूध के दांत आएंगे, उसकी जो बोन्स है वो क्या होती है उस टाइम पे सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पे लिख के आना है कि भाई किस स्टेज में आके कैसे कैसे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे है रोल ऑफ स्कूल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब भाई स्कूल का क्या रोल है? अब ये सारी चीज़ हम बीएड कर रहे हैं, बीएड के अंदर हम टीचिंग की बात करते हैं। अब
भाई टीचिंग के अंदर जो स्कूल है, स्कूल का क्या रोल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर? जो स्कूल है वो क्या कर सकता है भाई, पर बच्चों का न्यूट्रिशन, जो मिड डे मील मिलता है उसके अंदर न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकता है कि भाई ये एक्यूरेट हो, मेडिकल चेकअप कर सकता है ताकि बच्चों के अंदर कोई डिजीज़ वगैरह हो, कोई हेल्थ इशू हो उसको पता लगा पाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि भाई बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो रही है पढ़ाई के द्वारा, लेकिन उनकी साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसी होगी अगर वो खेलेंगे कूदेंगे? तो स्कूल कैंप्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, वही स्पोर्ट्स वगैरह। सोशल प्रोग्राम हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों की क्या हो, सोशल डेवलपमेंट हो। सोशल प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसे एनएसएस एक्टिविटीज़ हो गई, कैंप हो गए, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स हो गए। काउंसलिंग सेल बना सकते हैं अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी हेल्थ इशू को लेके, अपनी किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं कि भाई मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो स्कूल के अंदर एक काउंसलिंग सेल भी बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपनी काउंसलिंग करा सके। तो ये था रोल ऑफ स्कूल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके बाद है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस ये हमने ऊपर भी लिखा था यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में। तो ये एडोलेसेंस है, ये हमारा अगला टॉपिक है इसी बुक का। एडोलेसेंस ये इंपॉर्टेंट है कि एडोलेसेंस क्या होता है, इसकी स्टेजेस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड ऑफ एडोलेसेंस, प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, रोल ऑफ पेरेंट इन डीलिंग चाइल्ड विद एडोलेसेंस प्रॉब्लम। तो एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस एक पीरियड होता है जो कि हर किसी की लाइफ में आता है। इसको किशोर अवस्था कहते हैं हिंदी में, और ये 11 से 19 साल तक की उम्र में रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये होता है जिसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी आती है, और बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। इसके अंदर क्या बोला गया है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एडोलेसेंस है ना हमारा, एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल। एक बंदा था, इसने कहा है जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ना, ये वो समय होता है जिस टाइम पे जो बंदा होता है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, उसको बहुत सारी बेचैनी रहती है, और उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान सा आता है। मतलब कि या तो वो कुछ करता है या उसकी ज़िंदगी में धोखे वगैरह आते हैं। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। अब एडल्टहुड के अंदर थ्रेशोल्ड मतलब कि जो ये फेस होता है, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो अपने अंदर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको बाहर निकालता है। एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ अचीविंग एटीट्यूड्स, बिलीव्स नीडेड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। अब एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा क्या चाहता है कि मेरे को अपनी अलग से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अलग से उसको कंसीडर किया जाए, उसको हर कोई सुने, उसकी वैल्यू का रिस्पेक्ट हो, उसका रिस्पेक्ट हो, उसको कंसीडरेशन मिले। तो एडोलेसेंस पीरियड ये होता है। अब नीड ऑफ एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस पीरियड होता है 11 से 19 साल। इसमें बच्चा कौन सी क्लास में होता है? इसमें बच्चा होता है हमारा 10वीं से लेके 9वीं से लेके 12वीं तक, 9वीं से लेके कॉलेज तक एडोलेसेंस पीरियड चलता रहता है। अब बच्चे की इसके अंदर क्या क्या ज़रूरत होती है? बच्चे को चाहिए होता है कि उसका कोई सेल्फ़ सपोर्ट कर सके, वो अपने आप को, उसको अच्छा खाना मिले, उसको सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी मतलब कि उसको कभी भी ये ना हो कि तू अकेला है, तू जा, तेरे को कोई नहीं है, तेरे को भाई तो तेरे ऊपर हमारा कंट्रोल है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए, और बच्चे को ऐसी कोई उसके ऊपर ना ख्याल रखने वाला होना चाहिए उसके पास। नीड ऑफ डोमिनेंस, बच्चा चाहता है कि भाई मैं भी डोमिनेट करूँ, कभी मेरे को भी कंसीडर किया जाए। नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को प्रॉपर वैल्यूज़ मिले, वो अपनी चीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पाए। नीड फॉर अचीवमेंट एंड सक्सेस। इस टाइम में क्या होता है, बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाली भावना आ जाती है, और बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं ही अचीव करूँ, मैं ही सक्सेस हूँ। इसके अंदर टाइम पीरियड में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी भी जाती है। बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, मैं ही आगे निकलूँ, मेरा दोस्त आगे ना निकले मुझसे। बच्चा न्यू एक्सपीरियंस करना चाहता है। बच्चे को अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर। उसके बाद बच्चा क्या चाहता है, उसको फ्रीडम मिले, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो ये क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे की नीड्स होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस क्या है। अब बच्चा इस एज में है तो उसकी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे को फिज़िकल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। फिज़िकल एडजस्टमेंट मतलब अब इस एज में आके बच्चों की हाइट चेंज होती है, वेट चेंज होता है, उनके लुक्स में चेंज होते हैं, बच्चों के पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं,
एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। तो बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर। कुछ बच्चे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जैसे उनका एकदम से लुक चेंज हो जाता है, लड़कियों के बॉडी पोस्चर चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे घबरा जाते हैं कि भाई हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो उनको ना फिज़िकल एडजस्टमेंट सोसाइटी के साथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अब बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो वो अपने आप को लेकर थोड़े उत्सुक होएंगे, उसके अंदर क्यूरोसिटी होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी। तो बच्चों के अंदर क्या होगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगी। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या होगा, बच्चों के पूरे लुक्स चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगी, लड़ाई झगड़े होगी, सब कुछ होगी। अब बच्चे अपनी मनमानी करना चाहते हैं इस टाइम में, वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें कोई कंट्रोल ना करे। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आएगी, अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। वो सपने देखना स्टार्ट कर दे कि काश ऐसा हो जाता, काश वो हो जाता। तो इस टाइम पे बच्चे एक्सेसिव डे ड्रीमिंग करते हैं। वोकेशनल प्रॉब्लम, उनका बहुत चीज़ें करने का मन करता है लेकिन वो नहीं कर पाते, उनको आज़ादी नहीं मिल पाती अच्छी तरीके से, प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाते और एडजस्ट नहीं कर पाते। और उनके अंदर हमेशा लड़ाई वाली भावना रहती है कि ऐसा क्यों हो गया, मेरी बात सुनो, ये करो वो करो। क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी होती है। उनके अंदर सेक्स प्रॉब्लम होती है। सेक्स प्रॉब्लम यानी कि वो दूसरी जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और वहाँ पे अपना नुकसान करा लेते हैं। एग्रेसिवनेस, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे आप इनको एलेबोरेट करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख के आ सकते हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन हेल्पिंग एंड गाइडिंग दी एडोलेसेंस। अब पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल है इसके अंदर, तो पेरेंट्स और टीचर का इसके अंदर क्या रोल है, जो इनका काम है कि बच्चों को एक सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर अच्छी नॉलेज देना, सूटेबल एनवायरनमेंट देना ताकि बच्चे सही तरीके से ग्रोथ कर पाए, फिज़िकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कंडक्ट कराना, प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस कराना बच्चों के लिए, और बच्चों को थोड़ा सा पोलाइटली और अच्छी तरीके से सुनना, कंसीडर करना, उनको समझाना। और उसके बाद बच्चों को रिलीजियस और मोरल एजुकेशन भी देना और वोकेशनल एजुकेशन भी देना ताकि वो अपने अंदर कोई स्किल्स भी सीख पाए और ख़ुद को बिज़ी रख सके। और अरेंज एक्सर्शन, प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइज स्कूल प्रोग्राम्स। तो मतलब कि इस एज के अंदर जो पेरेंट और टीचर है उनका क्या रोल होता है, बच्चों को प्रॉपर कंसीडर करना, अच्छे से उनको सुनना, क्योंकि इस टाइम पे वो चाहते हैं कि हमें कोई सुने और अच्छी तरीके से गाइड करे। तो पेरेंट्स और टीचर का यहाँ पे यही रोल है कि वो बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से सुने, उनको प्रॉपर गाइड करे, उनको मोटिवेशन लेक्चर्स दे, उनको उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान रखे, उनके प्रॉब्लम्स जो आ रही है उनको आने से पहले ही उनको बताए ताकि वो पहले से अवेयर रहे। अगला है हमारे पास यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल एक प्रोसेस होता है जो बताता है हमें कि एक माँ बाप अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करते हैं। रेजिंग अ चाइल्ड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब कोई पेरेंट्स है, ठीक है, ये कोई पेरेंट था, दो पेरेंट थे, एक था पापा था, एक थी मम्मी, इन दोनों का क्या हुआ, बेबी हुआ। अब इन्होंने भाई इसको जन्म तो दे दिया, ये बॉन्ड तो हो गया, लेकिन अब इसकी देखभाल कैसे करनी है। या तो इसको डांट डांट के बड़ा करेगी, या इसको प्यार से रखेगी एकदम, या इसके साथ दोस्त बन के रहेगी, या इसके बाप बन के रहेगी कि भाई मैं तेरा बाप हूँ, मेरे से बदतमीज़ी करेगा तू, ऐसे करके मतलब कि अपनी अपनी चलाएगी, उसको कभी सुनेगी नहीं बेचारे को। तो बहुत अलग अलग तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है और इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है चाइल्ड के ऊपर। तो पेरेंटिंग स्टाइल एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या बताया जाता है कि बच्चे का पाल पोषण कैसे होगा। तो हमारे पास 4 तरह के पेरेंट होते हैं। एक होते हैं अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। तो मैंने आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है हर किसी को, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे अथॉरिटेरियन। और अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव, यहाँ पे कैसे याद रखेगी इन चीज़ को। यहाँ पे अथॉरिटेटिव में क्या आ रहा है, यहाँ दोबारा चेक करना, एक है अथॉरिटेरियन और एक अथॉरिटेटिव। इसमें लास्ट में वर्ड आ रहा है वी का मतलब क्या होता है, हम। तो ये वाले पेरेंट्स क्या है, थोड़े अच्छे हैं, और ये वाले पेरेंट्स क्या है, थोड़े से बेकार है। अथॉरिटी वर्ड आ गया ना यहाँ पे, तो ये वाले पेरेंट्स क्या होते हैं, थोड़े बेकार होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये फॉलो करना है। अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हें 9 बजे तक घर आना है और तुम्हें 4 बजे सुबह उठ जाना है, तो तुम्हें ये बात माननी है। अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँगा, तुम्हें घर से निकाल दूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं
अगर बच्चे उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो उनको पनिशमेंट कर देते हैं। और जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं पेरेंट्स, तो वो अपने बच्चों को नहीं बताते कि हमने ये क्यों बनाया है, ऐसा क्यों करें। और बच्चों को हमेशा ये कहते हैं मैंने बोल दिया ना ये करना है तो करना है, कोई सवाल जवाब नहीं, बस अब करो इसे। इस तरह की यहाँ पे क्या होती है पेरेंटिंग स्टाइल होती है। और बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे क्या होते हैं ओबीडियंट होते हैं और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है उनकी ना हाई एक्सपेक्टेशंस होती है उनके पेरेंट्स की, तो बच्चे क्या करते हैं अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों के अंदर जब उनकी वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती, वो अचीव नहीं कर पाते, उनके अंदर एंग्जाइटी होती है, उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते हैं। वो स्कूल को हेट करना, घर को, अपने हर एक चीज़ को क्या करते हैं नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या होता है पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव में यहाँ पे आ गया वी, तो ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है हम। तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रिक्ट रूल्स तो बनाते हैं पर बच्चों को कभी कभी छूट भी देते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं आज रहने दो। और उसके बाद वो पनिशमेंट भी देते हैं बच्चों को, रीइंफोर्स भी करते हैं, मतलब कि कभी कभी सज़ा भी देते हैं और कभी कभी रिवॉर्ड भी देते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, तुमने अच्छा करा है तो तुम्हें इस बार माफ़ कर देते हैं, तुमने बहुत अच्छा करा ये लो तुम्हें इनाम, तुमने ये क्यों करा तुम्हें सज़ा भी मिलेगी फिर उसकी। बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं और जब रूल्स बनाते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई हमने ये रूल्स इसलिए बनाए हैं। उसके बाद बच्चों को डिस्कस करा जाता है बच्चों के साथ। इसके अंदर बच्चे क्या होते हैं थोड़े से खुश होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और उनके अंदर सोसाइटी के साथ लिंक बनाने का भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है बच्चों की ये भी बहुत अच्छी होती है। तो ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी होती है अथॉरिटेटिव। अगली जो पेरेंटिंग स्टाइल है हमारे पास वो है परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा लीनिएंट होते हैं। ये क्या होता है जैसे कि परमिसिव पेरेंट, इनको कोई फ़र्क नहीं होता कि भाई तू वो जो करना है तो अपने आप देख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर तूने कुछ ज़्यादा गलत करा फिर तेरे को मैं बताऊंगा। इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं ये। इनका ये मानना होता है कि यार बच्चे हैं इस उम्र में नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे, जाओ बच्चों खेल लो, जाओ बच्चों ऐश करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनके बच्चे जब ज़्यादा बड़ी गलती कर देते तब ये बच्चों को थोड़ा डांटते मारते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कहते। इस पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे क्या होते हैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है। उसके बाद उनके अंदर डिसिप्लिन रहता, वो एकेडमिकली थोड़े पुअर होते चले जाते हैं क्योंकि उनको एकदम फ्रीडम मिल जाता है तो वो कभी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते पढ़ाई वगैरह की। अगली पेरेंटिंग स्टाइल है हमारे पास यहाँ पे अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व्ड का मतलब क्या होता है ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे पैदा कर दिए लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई उनका देखभाल भी करना है, उनसे कोई मतलब भी है। तो ये क्या होते हैं वेरी नेग्लेक्टफुल होते हैं और इनको ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इग्नोर करते हैं चीज़ों को। और ये क्या करते हैं कोई रूल्स वगैरह नहीं बनाते, ये कहते हैं तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो। इसके अंदर क्या होता है बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ़ एस्टीम नहीं होती, बच्चों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है हमारे माँ बाप तो हमारा साथ नहीं दे रहे ना हमारे साथ है। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में ये सब होता है। इसके बाद है हमारे पास पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है ये हमारे पास अलग टॉपिक है, ये भी आपसे कभी कभी 16 नंबर में पूछ लेते हैं, या तो कभी कभी 16 नंबर में पूछ लेते हैं या कभी कभी आपसे 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होता है, इसका मीनिंग, नेचर और असेसमेंट कि पर्सनैलिटी को हम चेक कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वर्ड मिल के बना है हमारा परसोना से। परसोना मतलब क्या होता है मास्क, कि एक इंडिविजुअल हमारा कैसा दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दे दिया आगे पर्सनैलिटी की, तो आपने यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेनी है कि भाई किस ऑथर ने हमारे को पर्सनैलिटी को क्या है। अब पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है कम्बिनेशन ऑफ इमोशन, बिहेवियर, मोटिवेशन, पैटर्न ऑफ थिंकिंग। इन सबको जब हम मिक्स कर देते हैं एक बंदा है वो कैसा बिहेव करता है। पहले ज़माने में माना जाता था पर्सनैलिटी होती है कि बंदे ने कपड़े कैसे पहने हैं, वो कैसा दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे पर्सनैलिटी। लेकिन आजकल हम पर्सनैलिटी कैसे कहते हैं, उसके इनर बिहेवियर, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी के अंदर, कैसे लोग उसको देखते हैं, कैसा लोग उसको मानते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, कुछ बंदे होते हैं भाई वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कुछ होते हैं थिंकर्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, जजर्स होते हैं, फीलर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं। कुछ बंदे क्या होते हैं हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ होते हैं किसी से बात नहीं करते, कुछ होते हैं जो चीज़ों को सेंस कर लेते, भाप लेते हैं, कुछ क्या होते हैं हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं करूँगा।
कुछ लोग क्या होते हैं जज करते हैं चीज़ों को, भाई ऐसे क्यों हुआ, इससे बढ़िया तो ऐसे हो जाता। कुछ होते हैं थिंकर्स, कुछ लोग ज़्यादा ही सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इतने टाइप की हमारे पास पर्सनैलिटी होती है। इसके बाद है यहाँ पे कि डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी लिखनी है आपने। इसके बाद है मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पर्सनैलिटी। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, हम लोगों की ना पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि भाई उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेक करी जाती है पर्सनैलिटी। तो अब जब हम पर्सनैलिटी को चेक करते हैं तो इसके बहुत सारे टेस्ट है पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। 1 मिनट वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आ गई है आंधी तूफान एग्ज़ाम से पहले, तो पढ़ने में आती है थोड़ी सी दिक्कत। ये पेपरों से पहले ही आती है भाई ऐसे तूफान, इनको यकीन ही नहीं होता कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। तो ये ना हमें बहुत दिक्कतें देता है कि भाई तुम पढ़ो मत। भाई मैं अभी पढ़ने बैठा था, इतनी ज़ोर से यहाँ पे आ गई आंधी। तो गाइस प्लीज़ 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज लो, और तुम चाहो तो यहाँ से वीडियो को बैक करके थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर सकते हो और दोबारा से पढ़ सकते हो। हम वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट बस। इसके बाद है हमारे पास मेथड ऑफ एक्सेसिंग पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को चेक करना है, तो पर्सनैलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब जब एक कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी को चेक करा जाता है। तो हमसे वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट लेते हैं। जब हम एसएसबी देने जाते हैं, आर्मी की इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है एसएसबी। एसएसबी के अंदर हमारा क्या होता है, कर्मा वाचा मनसा, कि हम क्या सोच रहे हैं। जो एक्सेसर होते हैं वहाँ पे वो हमें देखते ही बता रहे थे कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा है। तो वो क्या करते हैं, हमसे कुछ रिटन टेस्ट लेते हैं, हमसे कुछ एमसीक्यू वाले टेस्ट लेते हैं, हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और हमें बता देते हैं कि भाई इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। तो यहाँ से क्या होता है, हम बता सकते हैं कि भाई बंदे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो मेथड ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पे है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 मार्क्स में आपसे ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इसके बाद है हमारे पास यूनिट 2। यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे थ्योरीज दी हुई है। एक है पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 थ्योरी है इसके अंदर, यूनिट 2 के अंदर। तो इन थ्योरी के अंदर से आपको पेपर के अंदर ऑप्शंस आते हैं कि आपको कोई भी 2 थ्योरी में से कोई भी एक थ्योरी आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम अभी तीनों थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी यहाँ पे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो पियाजेस था इसने एक थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि 1896 में पैदा हुए थे, और ये इनका इंटरेस्ट कहाँ था, जूलॉजी फील्ड में था, और इन्होंने पीएचडी भी करी थी जूलॉजी में। इसके बाद क्या हुआ, इनका जो इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजी में जागा, और इन्होंने क्या करा, अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है। पियाजे के खुद के 3 बच्चे थे जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी और अपनी एक थ्योरी दी। अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में, व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग विच हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसे चीज़ों को सोचता है, उनको कैसे एक्सप्लोर करता है, चीज़ों का कैसा जुगाड़ लगाता है, और उसके अंदर उससे नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, और बच्चा अपने अराउंड क्या क्या चीज़ें सीख पाता है। जो बच्चा होता है वो अपनी जो अर्ली चाइल्डहुड एज होता है, जो उसकी शुरुआती साल होते हैं, उसके अंदर बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बच्चा अपनी फिजिकल डेवलपमेंट भी करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करता है। कॉग्निटिव डेवलप क्या होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर याद करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग चीज़ें क्या होती है, डेवलप होती है। अब हम देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी क्या थी। इसने कहा जो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हमारे पास 4 स्टेजेस में होती है। पहली कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसने कहा जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो होता है वो 4 स्टेजेस में बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है।
4 स्टेजेस कौन कौन सी इसने ये बताई, और यहाँ पे इसकी एज लिमिट भी बताई। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है बर्थ से लेकर 2 साल तक। इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं बच्चा यहाँ पे ना, इसने इसके अंदर डिवाइड कर दिया भाई इसको भी। अब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में है, 2 साल के अंदर उसके अंदर बहुत सारे आएंगे भाई। 2 साल के अंदर पूरे 24 महीने होते हैं, तो 24 महीने के अंदर बच्चा क्या क्या सीखता है। स्टार्टिंग में वो भी रिफ्लेक्स एक्शन देना सीखता है, मम्मी को पहचानता है, थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, इधर उधर देखना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, रोता है, अपने एक्शंस को रो रो के बताता है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको भी इसने अलग अलग एज में बांटा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ऐसे चारों की स्टेजेस लिखनी है। तो ये थी आपकी पियाजेस थ्योरी। अब यहाँ पे ये बताता है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेप्स क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें, स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है, स्कीमा मतलब मान लेते हैं टू नॉलेज एंड वी यूज स्कीमास टू। एक बच्चा है, इस बच्चे को मैंने क्या दिखा दिया, इस बच्चे को मैंने दिखा दिया एक ऑरेंज कलर की बॉल, ठीक है। अब ये इस बच्चे ने अपने अंदर ना इमेज बना ली, इसको स्कीमा बन गया इसके अंदर कि जो भी चीज़ ऑरेंज कलर की गोल गोल होगी ना, वो क्या होगी, वो बॉल होगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अडेप्टेशन, उसने इस चीज़ को अपने माइंड में अडेप्ट कर लिया। फिर इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने अगले बार ऑरेंज दे दिया, संतरा, उसी जैसा बॉल जैसा। इस बच्चे ने देखा कि भाई इस बार तो ये बॉल नहीं है, इसको मैंने दबाया, इसके अंदर से जूस निकल गया। तो इसके अंदर क्या करा, इसने न्यू नॉलेज को मिक्स करा कि भाई हर ऑरेंज गोल चीज़ बॉल नहीं होती, कोई चीज़ अलग भी होती है। तो इसने नई चीज़ को क्या कर दिया, एकोमोडेट कर दिया। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है 4 स्टेजेस पे होती है, स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो यहाँ से आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगली है एरिक्सन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलप इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन थ्योरी एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर ये बताता है कि जो भाई बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, साइकोलॉजिकल मतलब सोशल प्लस इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। साइको सोशल मतलब कि माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट जो सोसाइटी के अंदर रह के होती है, वो हमारी 8 स्टेजेस में होती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस शेयर एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपेयर। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपनी ये PDF शेयर कर दूँगा, और कमेंट भी करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगली हमारे पास कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये तीसरी थ्योरी है, ये भी आप यहाँ से आराम से पढ़ लेना। आराम से इसकी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे बता देना। अब मैं थोड़ा सा इस थ्योरी का भी ओवरव्यू दे दूँ आपको। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल क्या होता है, मोरल वैल्यूज़, सही या गलत, सही है या चीज़ गलत है। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग्स था, इसने क्या करा, इसने एक कहानी सुनाई, ठीक है, जिसको कहते हैं हम हाइंस डायलेमा। हाइंस डायलेमा का क्या था, हाइंस डायलेमा के हिसाब से इसने एक कहानी सुनाई बच्चों को कि एक बंदा होता है हाइंस, ठीक है। जो हाइंस था, कोहलबर्ग्स था, इसने थ्योरी दी। थ्योरी के अंदर उसने एक डायलेमा यूज़ करा, हाइंस डायलेमा, जो बहुत फेमस है। इसने कहा एक बंदा है, इसकी बीवी क्या है, बीमार पड़ी है, और इसकी बीवी का इलाज करने के लिए क्या चाहिए, इस बीवी का इलाज करने के लिए एक दवाई चाहिए, जो कि एक इनके गांव में क्या है, एक बंदा है, उसने वो रिसर्च करके अभी बनाई है दवाई, ठीक है। तो इस बंदे के पास जाता है और इसको बोलता है कि भाई मेरी बीवी ना बीमार पड़ी है, मेरे को दवाई दे दे। लेकिन ये कहता है कि भाई मान लो वो है 4 लाख रुपए की, लेकिन ये बंदा कहता है कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, तो एक काम कर मेरे को दे दे, मैं तेरे को वो बाद में पैसे वापस कर दूँगा। लेकिन जो ये बंदा होता है ये कहता है कि नहीं भाई, मेरे को सारे पैसे अभी चाहिए, वरना मैं तेरे को पैसे दवाई नहीं दूँगा। अब ये जो बंदा है हाइंस, ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे अपनी ये मोरल वैल्यूज़ को कैसे दिखाए। यहाँ पे इसकी बीवी भाई मरने वाली स्टेज में है, तो वो अपनी बीवी को बचाए या क्या करे। तो हाइंस क्या करता है, हाइंस ड्रग्स को चोरी कर लेता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा पाए। तो अब जो कोहलबर्ग्स था, ये बच्चों से पूछता है कि भाई बच्चों बताओ, क्या हाइंस को ड्रग्स चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। अब छोटे बच्चे कहते हैं हाँ उसने सही करी, उसने सही नहीं करी। कुछ कहते हैं गलत करा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कुछ कहते हैं उसने सही करा, उसको अपनी बीवी की जान भी तो बचानी थी।
तो यहाँ पे यही डायलेमा है। तो कोहलबर्ग्स की थ्योरी इसी चीज़ के ऊपर हमारी डील करती है। तो ये रहा, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था कि घर वापस चले गए, और सेकंड ऑप्शन था उसको ड्रग्स चोरी करनी चाहिए। तो ये था हाइंस डायलेमा। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्टेजेस लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको रीड कर लेना। अब है हमारे पास इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है कि बंदे की एबिलिटी, वो चीज़ों को कैसे जज करता है और उन चीज़ों के बारे में वो कैसे इफ़ेक्टिवली सोच पाता है और सिचुएशन के अंदर कैसे डील करता है। एक सिचुएशन के अंदर वो कैसे एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन के अंदर डिसीजन ले पाता है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की अलग अलग डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंटेलिजेंस है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस का थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है, इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है, मेजरमेंट कैसे कहते हैं इंटेलिजेंस का, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज प्लस यहाँ पे हमारे पास दूसरी एज होती है, यहाँ पे हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका। तो थोड़ा बहुत यहाँ से देख लेना आप। अगर आप हल्का से भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देख लोगे तो एग्ज़ाम में आप अपने आप लिख के आ सकते हो। अभी वैसे एग्ज़ाम्स में टाइम है आपके, तो आप इसकी PDF मेरे से ले सकते हो। मेरा नंबर है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 7347214044। आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके इसकी PDF भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ है क्रिएटिविटी। क्या होती है? क्रिएटिविटी का नेचर क्या सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आपस में कैसे मिक्स है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेप्स टू डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, टेक्निक फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब है मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है और कितनी तरीके की लर्निंग होती है भाई। एक है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टरल, लेटरल। मेमोरी क्या होती है, याद करना किसे कहते हैं, याद करने के प्रकार कितने होते हैं, याद करने को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास फॉरगेटिंग। भूलना क्या होता है और भूलने की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कारण क्या क्या है फॉरगेटिंग के, जो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो भूलने वाली एबिलिटी होती है, बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, तो उनके भूलने वाली उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। भाई ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 के अंदर से। इसको अच्छे तरीके से करके आना कि बच्चा जो होता है वो जब पैदा होता है वो छोटा होता है, छोटे होने से लेकर जब वो बड़ा होता है तो वो क्या होता है, समाज के साथ जुड़ता चला जाता है। वो क्या होता है, सोसाइटी में जुड़ता चला जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे की ज़िंदगी में उसको सोशलाइज़ कराने में हेल्प करती है। तो एक तो उसकी फैमिली होगी जहाँ पे वो सबसे पहले पैदा होता है, उसके बाद फैमिली के बाद उसकी सेकंड फैमिली होती है स्कूल, और स्कूल के बाद होता है कम्युनिटी जिसमें वो रहता है। तो ये क्या है, 3 एजेंसीज़ है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है वो समाज के अंदर सोशलाइज होना सीखता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि फैमिली कैसे रोल निभाती है अपना सोशलाइजेशन करने में बच्चे की, स्कूल कैसे निभाता है, सोसाइटी कैसे निभाती है। तो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे सिलेबस था पूरा का पूरा। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई कौन कौन सी एजेंसीज़ होती है, किसका क्या क्या रोल होता है। अब यहाँ पे था हमारे पास उसके बाद रोल ऑफ मीडिया। भाई मीडिया क्या होती है, मीडिया का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, जो परसेप्शन बने हुए हैं जेंडर स्टीरियोटाइप को लेके कि भाई अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल मेल ही खेलेंगे, क्रिकेट है तो मेल ही खेलेंगे, अगर सिलाई बुनाई का काम है तो वो लेडीज़ ही करेगी। तो जो मीडिया है वो कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। तो रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन एंड वेज ऑफ डीलिंग विद अबव इशू। अबव इशू क्या है, मार्जिनलाइजेशन, स्टीरियोटाइप, चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर, सोसाइटी एंड पुवर्टी। तो ये आपका जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है उससे भी मिलता जुलता टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, आपका वो वाला भी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पूरा सिलेबस। आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और PDF चाहिए तो यहाँ पे मेरा ऊपर नंबर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेरे से मांग सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।